हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। हमारा एक टॉपिक चल रहा है फॉर्म्स ऑफ प्रोज। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फिफ्थ लेसन है, फिफ्थ चैप्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह है क्रिटिसिज्म। देखिए, लेंदी तो हो सकती है वीडियो, आपको भी पता है कि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने का इतना पसंद नहीं करता। मैं लेंदी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब हमें पता है क्रिटिसिज्म तो आप 2 लाइन में भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में जब उसे घुमा फिरा कर एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, विश्लेषणात्मक जब क्वेश्चन आते हैं, तब फिर आप गलत कर देते हैं पता होने के बावजूद भी। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में भले ही हैं, लेकिन आप बने रहें वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए देखना। और देखिए, आपको यहाँ पर लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, जिसे जुडिशियल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, एस्थेटिक, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, देखिए ये सब बताया जाएगा। हिंदी में हर एक चीज़ बताई जाएगी। 50 से करीब एमसीक्यूज़ भी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। और 3 बार टॉप रैंकर जो था टीजीटी पीजीटी में, मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सभी ये वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनवीएस केवीएस जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में आपकी हेल्प करेगी। मेरा इंट्रोडक्शन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म क्या होती है। देखिए, एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उन्हें उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्रिटिसिज्म इज अ काइंड ऑफ ब्रिज बिटवीन ऑथर एंड रीडर। रीडर और ऑथर के बीच में एक तरीके से ये पुल का कार्य करता है। इट brings home to reader the outer and inner beauty and significance of a work of literature। ये क्या करता है, ये अवगत कराता है। bring home to होता है अवगत कराता है रीडर्स को आउटर और इनर ब्यूटी, जो भी वर्क की, लिटरेचर के जिस भी वर्क के हम पढ़ रहे हैं, जिस भी वर्क को देख रहे हैं, उसकी इनर और आउटर ब्यूटी को बताता है क्रिटिसिज्म ही। एंड इट इज़ कंसर्न विद डिफाइनिंग, क्लासिफाइंग, एक्सपाउंडिंग, एवेलुएटिंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर। ठीक है, एंड ये किससे कंसर्न होता है? ये डिफाइन करता है, क्लासीफाई करता है, एक्सपाउंड करता है, एवेलुएट करता है वर्क को, लिटरेचर में जो भी वर्क है उसे। ये सब कार्य क्रिटिसिज्म के होते हैं। अब पेटर क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म के बारे में? एग्जाम में आ सकता है कि क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन किसने दी है? पेटर। क्रिटिसिज्म इज आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग आर्ट। इंटरप्रेट होता है अर्थ निकालना। क्रिटिसिज्म एक तरीके की कला है कि अर्थ निकालने की कला है। जैसे सामने हमारे सामने कोई वर्क है, अगर वो नॉर्मल रीडर जो है वो उसका हिडन मीनिंग नहीं समझ पाता, लेकिन क्रिटिसिज्म, क्रिटिक जो होता है वो चीज़ को दिखाता है। इट सर्व्स इंटरमीडियरी बिटवीन ऑथर रीडर बाय एक्सप्लेनिंग द वन टू अदर। और ये काम क्या करता है? ये सर्व करता है, एक तरह ये बिचौलिए का काम करता है किसके? ऑथर और रीडर के बीच में। बाय स्पेशल एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, एक विशेष टैलेंट के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, क्रिटिक फील्स द वर्च्यू ऑफ मास्टरपीस एंड डिसएंगेज इट। देखिए, एंड सेट इट फोर्थ। जो क्रिटिक होता है वो क्या करता है? वर्च्यू दिखाता है मास्टरपीस के, और डिसएंगेज करता है, उसे अलग करता है, एंड सेट फोर्थ, और उसे फिर दोबारा से रीडर के सामने रिप्रोड्यूस करता है। कार्लाइल ने भी डेफिनेशन सिमिलर सी ही दी है। क्रिटिसिज्म स्टैंड्स लाइक ए इंटरप्रेटर बिटवीन इंस्पायर्ड एंड अनइंस्पायर्ड। भाई यहाँ तक ही देख लेना डेफिनेशन। क्रिटिसिज्म एक तरीके से स्टैंड करता है अर्थ निकालने के रूप में, व्याख्यात्मक रूप से, इंस्पायर्ड और अनइंस्पायर्ड दोनों के ही बीच में। और डिटेल में फिर से हम डेफिनेशन देखते हैं। इसमें अलग अलग राइटर ने जो जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस हो रही है। अब यहाँ से हमें देखना है, दस क्रिटिक एक्सप्लेन द फुल मीनिंग वैल्यू ऑफ वर्क दोज हु माइट नॉट ग्रैस्प दैम विदाउट हिज हेल्प। क्रिटिक क्या करता है? एक्सप्लेन करता है जो भी वर्क होता है उसे अच्छे से, उसके मीनिंग को भी अच्छे से बताता है जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके हेल्प के बिना उस चीज़ को नहीं पढ़ पाते। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी बहुत ही अच्छे डेफिनेशन दी है क्रिटिसिज्म की। डिसइंटरेस्टेड होता है कि डिसइंटरेस्टेड इंडिविजुअल, मतलब कि जो क्रिटिक होता है ना, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो एक तरीके से अलगाव रखे। मतलब कि जो क्रिटिक है उसके प्रति कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई एक तरीके द्वेष होना चाहिए। डिसइंटरेस्टेड उसे होना चाहिए। इंडेवर टू लर्न प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, याद करनी है इस डेफिनेशन को, आपको एग्जाम में आ सकता है क्योंकि पीजीटी में भी हमारे राइटर हैं मैट आर्नल्ड। रीडर लुक्स टू द क्रिटिक गिव अ वर्डिक्ट ऑन द मेरिट ऑफ बुक बेस्ड ऑन basis of his knowledge of subject and existing
वर्क अपॉन इट। जो क्रिटिक जो रीडर होते हैं ना, वो क्रिटिक की तरफ को देखते हैं कि वो एक वर्डिक्ट देगा, निर्णय देगा कि ये सब कार्य कैसा है। जैसे मूवी भी है, मूवी भी देखने को पहले जाते हैं, मूवी देखने से पहले हम उसकी रेटिंग चेक करते हैं कि उसकी रेटिंग IMDb कितनी है ना। वो कौन होते हैं, वे वर्डिक्ट कौन देता है उसके वर्क के बारे में, वो क्रिटिक जो होते हैं ना, वो चीज़। तो इसी वजह से जो रीडर होता है ना, वो भी देखता है कि क्रिटिक्स जो हैं वो क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं, क्या निर्णय दे रहे हैं, मेरिट के उस बुक के क्या अच्छे गुण हैं, क्या नहीं है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट एंड एग्जिस्टिंग वर्क अपॉन इट। उस वर्क का जो सब्जेक्ट है या उसमें जो भी उसे नॉलेज है क्रिटिक को, वो इसके जरिए रीडर को दिखाता है चीज़ें को। ठीक है, जैसे मैंने अभी मूवी का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सेम से ही यही बात है। वो एक्ट करता है एज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट एंड ए जज। वो एक जज के रूप में भी कार्य करता है। रीडर वुड मिस हाफ इनर मीनिंग ब्यूटी ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर विदाउट द हेल्प ऑफ गुड क्रिटिक। जो रीडर होता है वो इनर मीनिंग या ब्यूटी जो होती है ना लिटरेचर की, बिना अच्छे क्रिटिक के उसे ज़्यादा अच्छे वो नहीं समझ पाता, अगर क्रिटिक अच्छा नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ क्वेश्चन इज ऑफन रेज एज टू हु इज सुपीरियर बिटवीन ऑथर एंड क्रिटिक। अब बात यहाँ पर आती है कि ऑथर और क्रिटिक के बीच में अच्छा कौन होता है, बेहतर कौन होता है। इन दिस कनेक्शन इट कैन बी असर्ट विदाउट एनी शेड ऑफ डाउट द ऑथर सुपीरियर टू क्रिटिक। ऑथर सुपीरियर होता है क्रिटिक से, क्योंकि बिकॉज नो क्रिटिक एग्जिस्ट और फंक्शन विदाउट क्रिएटिव आर्टिस्ट। बिना किसी क्रिएटिव वर्क के अगर कोई कार्य नहीं है सामने, तो क्रिटिक ही क्या करेगा। क्रिटिक भी किसी कार्य को लेकर ही तो उसे क्रिटिसिज्म करेगा। तो इसलिए क्रिटिक जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, पहले उसे लिखने वाला आता है। ऑथर इज बेस्ड ऑन विच क्रिटिक स्टैंड। क्रिटिसिज्म सब्जर्वेंट टू आर्ट। जो क्रिटिक होता है वो एक तरीके से क्रिटिसिज्म एक तरीके नौकर का ही काम करता है आर्ट का, है ना। वो नीचा होता है, क्रिटिक जो होता है, क्रिटिसिज्म जो होती है वो नीचे होती है आर्ट से। आर्ट मोर इम्पोर्टेंट। क्रिटिसिज्म ड्राइव इट एग्जिस्टेंट फ्रॉम लिटरेचर, लिटरेचर डज फ्रॉम लाइफ। क्रिटिसिज्म जो है होती है ना, वो एग्जिस्ट करती है लिटरेचर के द्वारा, और लिटरेचर जो होती है वो आते हैं लाइफ से। तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ, लिटरेचर इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि वो लाइफ से कनेक्टेड है। हाउएवर सम क्रिटिकल वर्क read an essay on dramatic poesy and the Dr. Johnson lives of poets or Coleridge biography of literature good work of literature as of criticism। ये अच्छे वर्क हैं लिटरेचर के भी और क्रिटिसिज्म के भी। एंड दे वुड लास्ट अलॉन्ग द लिटरेचर वुड लास्ट। जब तक लिटरेचर रहेगा तब तक इनके ये वर्क रहेंगे। मतलब जो ये वर्क मैंने अभी बताया, ऑन ड्रामेटिक पोएजी, लाइव्स ऑफ पोएट्स, बायोग्राफी ऑफ लिटरेचर, ये वर्क ऐसे वर्क हैं जहाँ पर आपको आर्ट भी मिलेगा और क्रिटिसिज्म भी मिलेगी। अब अलग अलग बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म है क्या। हमने क्रिटिसिज्म देख लिया, काफ़ी डेफिनेशन हमने देख लिया क्रिटिसिज्म होता क्या है। क्रिटिसिज्म हैज़ सेवरल काइंड ऑफ, इसमें अलग अलग तरह के प्रकार भी होते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। क्या होता है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म? इज दैट फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म विच एवेलुएट अ वर्क ऑफ लिटरेचर बाय रूल्स प्रिंसिपल लेड डाउन बाय एंशिएंट ग्रीक, लैटिन क्रिटिक और अथर्स। देखिए लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म वो होता है बेसिकली जो काम करता है किसके बेस्ड रूल पर, जो एंशिएंट ग्रीक और ये क्लासिकल जो राइटर्स हैं या लेटिन जो राइटर्स हैं उन्होंने जो थियोरी जो है जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग ये लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म काम करता है। प्रिंसिपल टू जज और एवेलुएट द मेरिट और डिमेरिट ऑफ एन एपिक आर लेड डाउन बाय अरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स। जैसे कि अगर हम बात करनी हो, हमें एवेलुएट करना हो मेरिट का डिमेरिट का किसी भी एपिक का या ट्रेजेडी का, तो हम किसकी तरफ देखते हैं, वो देखते हैं पोएटिक्स के, अरिस्टोटल के। आर हियर एरिस्टोटल गिव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की भी अच्छी डेफिनेशन दी है विच इज़ एक्सेप्टेड टू प्रेजेंट डे, जो आज के समय पर भी एक्सेप्टेड है। ही आल्सो ले डाउन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट ट्रेजिक हीरो। उन्होंने एक ट्रेजिक हीरो के भी अच्छे गुणों को भी बताया किस तरीके का ट्रेजिक हीरो होना चाहिए। द काइंड ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सफरिंग दैट ही अंडरगोज, और वो भी दिखाते हैं अरिस्टोटल किस तरीके से जो हीरो होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल सफरिंग से वो गुजरता है। फाइनली कैथार्टिक इफेक्ट दैट अ ग्रेट ट्रेजेडी लीव ऑन द माइंड ऑफ ऑथर स्पेक्टेटर। फिर बाद में यहाँ पर कैथार्टिक इफेक्ट भी आता है, ठीक है, डिजास्टर भी दिखाया जाता है इसमें। तो अरिस्टोटल ने ये दिखाया हुआ है। अब देखिए आप बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेक्सपियर लार्जली
wrote his great tragedy according to these principles laid down by Aristotle. शेक्सपियर, अब बात करेंगे हम शेक्सपियर ने जो अपनी ट्रेजेडी लिखी है, न कि कॉमेडी, न ही रोमांटिक कॉमेडी, न ही ट्रेजेडी कॉमेडी, और लेकिन उन्होंने जो अपनी ट्रेजेडी लिखी है उनमें उन्होंने एरिस्टोटल को फॉलो किया है। आप उसमें आपको हेमर्शिया भी मिलेगा, उसमें कैथारसिस भी मिलेगा, आपको उसमें ट्रेजिक हीरो के नोबल जो फैमिली से बिलोंग करते थे, हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उनके ट्रेजिक हीरो, तो वो एरिस्टोटल के द्वारा जो रूल्स बनाए हुए थे ट्रेजेडी में वो चीज़ मिलती है। सिमिलरली एरिस्टोटल आल्सो लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ एपिक विच मिल्टन फॉलोड इन पैराडाइज लॉस्ट, और एरिस्टोटल ने भी एपिक के लिए भी एक कुछ और अपने रूल्स उन्होंने बताए थे किस तरीके से एपिक होना चाहिए, जो कि मिल्टन ने भी फॉलो किया। शेक्सपियर आल्सो ने अपनी ट्रेजेडी के लिए मॉडल सोफिकल्स एंड यूरिपिडेस, एस्किल्स, इन्हें भी अपने मॉडल बनाए हैं अपनी ट्रेजेडी के लिए। मिल्टन मॉडल होमर्स इलियाड फॉर हिज एपिक, और होमर का इलियाड जो था उसे मिल्टन ने अपने एपिक में यूज़ किया। सिमिलरली द रूल्स एंड मॉडल फॉर पेस्ट्रल एंड पेस्ट्रल एलिजी, इस तरीके से पेस्ट्रल और पेस्ट्रल एलिजी के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं ग्रीक्स के द्वारा। सोनेट ओड्स वर आल्सो लेड डाउन बाय एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन क्रिटिक्स पोएट्स, इस तरीके से सोनेट और ओड्स के लिए भी ग्रीक राइटर्स ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ग्रेट लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश हु एनंसिएटेड ऑल these ancient principles strongly recommend that they should be strictly adhered to पोपिन एसोन क्रिटिसिज्म। देखिए, अगर हम बात करें जो भी राइटर्स हैं, जितने भी ग्रेट लेजिस्लेटिव क्रिटिक हैं, उन सभी ने कहा है कि जो एंशिएंट प्रिंसिपल्स हैं हमें उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आप पॉप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ड्राइडन की एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, बेन जॉनसन की डिस्कवरी, डॉक्टर जॉनसन की लाइव्स ऑफ पोएट्स ऑफ and the author critics Augustan period 18th century in English largely followed the legislative criticism। ये सब वर्क ही legislative criticism को फॉलो करते हैं, ठीक है। और 18th सेंचुरी तो आप सोच सकते हैं वहाँ पर तो उसके बिना कुछ बात ही नहीं होती थी। और इस तरह के क्रिटिसिज्म को जुडिशियल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, याद रखना इस पॉइंट को। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म आल्सो कॉल्ड अ जुडिशियल क्रिटिसिज्म। अब इसके बाद बात करते हैं एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक क्या होता है? Aesthetic criticism is the branch of criticism which discover imaginative, emotional and aesthetic beauty in the literary work as against the creed of application, ancient rule और principle। अब aesthetic criticism किस पर काम करता है? imaginative, emotional जो बात होती है, जो भावनाएं जो होती हैं, जो क्रिएटिव फोर्स होती है, जहाँ पर वो काम करे वो होता है एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। और ये अपोजिट होता है एंशिएंट रूल और प्रिंसिपल को जो आपसे पहले फॉलो कर रहे थे जुडिशियल क्रिटिसिज्म में। एस्थेटिक्स किसे फॉलो करते हैं? जो माइंड जो होता है, माइंड की जगह दिल को ज़्यादा फॉलो करते थे एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। उनके लिए आर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, न कि रूल्स एंड रेगुलेशन। एस्थेटिक क्रिटिक्स होल्ड दैट एस्थेटिक ब्यूटी इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर कैन नॉट बी प्रोड्यूस सिंपली बाय एडहरिंग टू एंशिएंट रूल सेलेबसली इमिटेटिंग देम। वो कहते हैं कि कोई भी क्रिटिसिज्म या वर्क जब तक कोई अच्छा नहीं हो सकता अगर हम एंशिएंट रूल को आंख बंद करके हम उन्हें नकल करेंगे। एस्थेटिक ब्यूटी कैन नॉट बी गवर्न्ड बाय लॉजिकल रीजनिंग। वो कहते हैं कि कोई भी एस्थेटिक ब्यूटी या आर्ट ऑफ लिटरेचर जो भी होती है वो लॉजिक और रीजनिंग से नहीं चल सकती, वो चलेगी भावनाओं से। एंड एस्थेटिक क्रिटिसिज्म ऑल्सो डेवलप विद ग्रोथ ऑफ रोमांटिक टाइप ऑफ लिटरेचर 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जब रोमांटिक पीरियड आया था उसमें इमोशनल ही और इमेजिनेटिव फोर्स ने ज़्यादा काम किया था, तो उस समय की ही बात है। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म को भी 19th सेंचुरी के बताया कि वहाँ पर ज़्यादा फेमस रहा उस समय ये। द होल ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर इन इंग्लैंड एक्सेप्शन ऑफ सिडनी एंड बेन जॉनसन। जो अगर पूरी बात करें एलिजाबेथन लिटरेचर की अगर बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, सिडनी और बेन जॉनसन को छोड़ दें तो लार्जली 18th सेंचुरी क्रिटिसिज्म, द होल इंग्लिश क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। अगर बात की जाए कि एलिजाबेथन एज में सिडनी और बेन जॉनसन को छोड़ दें और 18th सेंचुरी को छोड़ दें तो सारा का सारा जो क्रिटिसिज्म है उस पर जो बेस हुआ वो एस्थेटिक क्रिटिसिज्म पर ही वो बेस था, है ना। इंडिपेंडेंट वर्क, इमोशनल यहाँ पर बहुत चीज़ें थी। एस्थेटिक ब्यूटी है ना, देयरफॉर इट शुड बी जज बाय ऑन मेरिट। और जो आर्ट है ना वो मेरिट से खुद की जज करी जानी चाहिए, न कि किसी पुराने रूल रेगुलेशन की। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म केम इनटू वो कॉलरिज के साथ आया 19th सेंचुरी में। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म पेटर, ऑस्कर वाइल्ड विक्टोरियन एज में बहुत ज़्यादा इन्होंने फेमस किया। आइए रिचार्ड F.R. लिविस ने भी इसे फॉलो किया।
प्रैक्टिकल द एंटायर इंग्लिश क्रिटिसिज्म सिंस द 19th सेंचुरी एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। 19वीं शताब्दी के बाद अगर बात करें 19वीं शताब्दी से और बाद की बात करें तो एस्थेटिक क्रिटिसिज्म ही था। और एलिजाबेथन एज और 18th सेंचुरी में छोड़ दें, एलिजाबेथन एज में बेन जॉनसन को छोड़ दें, अगर आप सिडनी को छोड़ दें और 18th सेंचुरी के राइटर्स को छोड़ दें, तो सारा का सारा लिटरेचर एस्थेटिक क्रिटिसिज्म को ही फॉलो करता है। अब बात आती है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म इज स्टडी एवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल वर्क एंड इंडिविजुअल ऑथर। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, किसी के बारे में बताना, किसी भी इंडिविजुअल आर्ट वर्क के बारे में या इंडिविजुअल ऑथर के बारे में उसे एवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना, वो आता है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म में। इट एवेल्युएट देयर एम मेथड इफेक्ट्स, है ना, ये एवेल्युएट करता है, ये मूल्यांकन करता है उनके एम का, मेथड का, इफेक्ट्स का। इट ब्रिंग आउट एस्थेटिक ब्यूटी, इमोशनल इफेक्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ईच वर्क ऑफ ईच राइटर। ये क्या प्रकट करता है, एस्थेटिक ब्यूटी, इमोशनल इफेक्ट को दिखाता है, ये सिग्निफिकेंस दिखाता है प्रत्येक कार्य का, प्रत्येक ऑथर का। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल ऑथर और इंडिविजुअल वर्क के बारे में बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिक में जस्टिफाइज हिज फाइंडिंग ऑन द बेस ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एस्थेटिक क्रिटिकल नॉर्म्स। और यहाँ पर वो जस्टिफाई दोनों ही वो टर्म्स यूज़ कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी और एस्थेटिक भी, एक तरीके मिक्सचर आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में जो क्रिटिक वो यूज़ करता है। ही मे अप्लाई हिज ओन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक ब्यूटी और वैल्यू ऑफ वर्क अंडर डिस्कशन। द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म इज बाय फॉर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म टुडे। आज के समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉर्म है ये। मच ऑफ क्रिटिसिज्म टुडे इज़ अ काइंड ऑफ, इसी आज के समय में जो क्रिटिसिज्म चल रहा है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म चल रहा है और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रोमांटिक क्रिटिक्स ने भी इसे बहुत यूज़ किया। और देखिए कुछ क्रिटिकल वर्क्स हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिएगा तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्लेटो ने ये सभी लिखा है ना, आप सभी, एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, हॉरेस, ये सभी आपके सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब के सब राइटर्स हैं। और साइड में उनका जो है उनके जो क्रिटिकल वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स हैं। ठीक है, सब देख लेना आप। अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन ने, देखिए प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये बहुत ही अच्छा वर्क था इनका, है ना। आर्नोल्ड कॉलरिज का लेक्चर ऑन शेक्सपियर, कॉलरिज ने भी लिखा। P.B. शेले, डिफेंस ऑफ पोइट्री। चार्ल्स लैम्ब, इंग्लिश कॉमिक राइटर। पीकॉक, 4 एज ऑफ पोइट्री, हैजलिट ने लिखा। देखिए हैजलिट ने भी लिखा कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये सब भी लिखा उन्होंने। आर्नोल्ड ने भी ये सारे वर्क लिखा, पढ़ने वाले वर्क हैं। एसन क्रिटिसिज्म ऑन द स्टडी ऑफ सिलेटिक लिटरेचर, ट्रांसलेटिंग होमर, H.G. वेल्स। पैट्रियट बहुत ही अच्छे राइटर्स थे, है ना। और एप्रिसिएशन, रेनेसा, प्लेटो, प्लेटोनिज्म। T.S. एलियट ने देखिए सभी लिखा। T.S. एलियट हमारे PGT राइटर भी हैं। सैक्रेड वर्ड, व्हाट इज क्लासिक, यूज ऑफ पोएट्री, यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, पॉइंट ऑफ व्यू, एलिजाबेथन एसेज, सिलेक्टेड एसेज, सभी लिखा इन्होंने। सैमुअल बटलर ने देखिए व्यू वर्क इंपॉर्टेंट है। सैमुअल बटलर ने लिखा शेक्सपियर सोनेट रिकन्सिडर्ड। स्पेंडर ने लिखा पोएट्री सिंस। एम्पसन ने लिखा 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी एंड द 7 वर्जन ऑफ पेस्ट्रल। आई रिचार्ड्स ने ये सभी वर्क लिखे हैं, ये सब क्रिटिसिज्म से फॉलो करते हैं। F.R. ल्यूइस ने लिखा, ये सभी F.R. ल्यूइस के लिखे वर्क हैं। डेविड एचिज ने लिखा और नॉर्थरॉप फ्राई ने लिखा ये। तो अगर इसका आपको PDF चाहिए ना तो वो मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है। अब यहाँ पर अब प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कुछ, ठीक है। और ये आज फॉर्म्स ऑफ प्रोज का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम M.H. अब्राहम की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स और लिटरेरी फॉर्म्स हैं और जो वहाँ पर रेटोरिक, प्रोसोडी जो भी दिया हुआ है, हम फिर इसके बाद उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपने सेशन ये भी इंजॉय किया होगा। क्वेश्चन के आंसर आप भी डिस्क्रिप्शन में आप देते चले जाना। आप यहाँ पर प्रीमियर जो क्लास चल रही है, आप लाइव में यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देते चले जाना आप भी। हु इज़ द फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक हु सेड आर्ट इज़ ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। किस क्रिटिक ने कही थी ये बात, आर्ट ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, ये कही थी प्लेटो ने। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज दैट पोइट शुड बी बैनिश फ्रॉम आइडल रिपब्लिक। आइडल रिपब्लिक से पोइट को बाहर निकाल देना चाहिए, ये कौन कहता है, ये भी प्लेटो ने कहा था रिपब्लिक में। व्हाट इज़ द मीनिंग टर्म हमार्शिया का क्या मीन है एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी में। आप हमार्शिया को मिसिंग द मार्क भी कहते हैं, या ट्रेजिक फ्लो जो होता है कैरेक्टर में उसे भी कहा जाता है। यहाँ पर ये है इसका आंसर, वीक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ हीरो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म परपीशिया में क्या मीन्स होता है परपीशिया, ये बहुत ही अच्छा टर्म है। और ये इसका अर्थ जो है मेन है बी, चेंज इन फॉर्चून, अच्छे से बुरा जब फॉर्चून हो जाए हीरो का
होता है परपीशिया। एनाग्राइसिस क्या होता है? एनाग्राइसिस होता है, ये एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी में दिया था, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीरो जब रिकॉग्नाइज करता है अपनी ट्रेजिक फ्लॉ को, इसके अंदर क्या कमी है, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। डेन्यूमेंट किस में होता है? ये होता है कॉमेडी में, ध्यान रखना इस बात को। डेन्यूमेंट होता है कॉमेडी में। और नेक्स्ट आर्ट पोइटिया, ये किसने वर्क लिखा है? और ये वर्क लिखा हुआ है हॉरिस का, अच्छा वर्क था। हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्स सब्लिमिटी, और लॉन्गनियस ने लिखा था एक वर्क ऑन द सबलाइम, बहुत ही अच्छा वर्क था ये। और रोमांटिक राइटर्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे थे लॉन्गनियस से, और इनके कितने सोर्सेज थे सब्लिमिटी का अकॉर्डिंग टू हिम? पे थे 5 सोर्सेज, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ नोटोरियस बुक एंटाइटल स्कूल ऑफ एब्यूज़, किसने लिखा? स्टीफन गॉसन ने ये लिखा था, ठीक है। इसमें क्रिटिसाइज किया था इन्होंने पोइट्री को, स्कूल ऑफ एब्यूज़ में इन्होंने कैटरपिलर कहा था पोइट्री को, अरे मदर ऑफ व्यूज़ भी कहा था, बहुत कुछ इन्होंने पोइट्री को कहा था। फिर जो फिलिप सिडनी थे उन्होंने डिफेंस ऑफ पोइट्री में इन्होंने जस्टिफाइज किया था और इन्हें क्रिटिसाइज किया था। एलिजाबेथन प्यूटन क्रिटिक डिनाउंस पोइट्री फादर ऑफ लाइज, कैटरपिलर कॉमनवेल्थ, अभी मैंने बताया ये किसने इसे यूज़ किया था पोइट्स के लिए? ये गॉसन ने ही यूज़ किया था। इनका वर्क आया था 1579 में। सिडनी एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज अ डिफेंस ऑफ पोइट्री अगेंस्ट द चार्जेस ब्रॉट आउट इट अगेंस्ट बाय, सिडनी ने लिखा था एपोलॉजी फॉर पोइट्री में डिफेंस ऑफ पोइट्री। ये किसके द्वारा चार्ज थे जो कि सिडनी ने डिफेंस किए थे और सिडनी ने उसे क्रिटिसाइज किया था? वो था स्टीफन गॉसन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलिप सिडनी क्या कहते हैं कि 3 ड्रामेटिक यूनिटी के बारे में फिलिप सिडनी क्या कहते हैं? और वो कहते हैं कि उन्हें स्ट्रिक्टली आपको ऑब्जर्व करना है, इस तरीके से बेन जॉनसन ने भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट रिदम वर्ड्स दैट मेक्स अ पोएट, नो मैन नो मोर देन अ लॉन्ग ग्राउंड मेक अ एडवोकेट, ये किसने कहा था? ये कहा था, ये लाइंस कही हुई है फिलिप सिडनी के द्वारा ही, कि ये जो वर्ड्स राइम होते ये पोएट नहीं बनाती। बेन जॉनसन का ह्यूमरस इफेक्ट क्या था? यानी कि इन्होंने बताया था 4 फील्ड, है ना, ये मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में। तो 14 का जो करेक्ट आंसर है सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है 15, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल वर्क ऑफ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का क्रिटिकल वर्क कौन सा था? डिस्कवरी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, ड्राइडन रोट एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइडन ने लिखा था एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, इसका फॉर्म क्या था? एसे था, पोइटिकल वर्क था, ड्रामा था, ये था इंटरलोक्यूशन, इसका टी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कन्वर्सेशन से रिलेटेड होता है। और 17 ड्राइडन का एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में था, उनमें 4 स्पीकर थे जिसमें डिफरेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो चारों के चारों स्पीकर। ड्राइडन ने अपने आप को किसके द्वारा दिखाया गया था? उसका करेक्ट आंसर है ये ड्राइडन ने दिखाया था सी, नेंडर के द्वारा इन्होंने ड्राइडन ने अपने आप को दिखाया था। व्हाट है ड्राइडन टू से अबाउट ऑब्जर्वेशन 3 क्लासिकल ड्रामेटिक यूनिटी, ड्रामेटिक यूनिटी में ड्राइडन का क्या मानना था? ड्राइडन का मानना था कि वो कभी भी एडवोकेट नहीं करते थे कि आप स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन उससे करें, आप इटिकेटिक को, आप राइटर को नहीं आप बांध सकते कि आपको वो काम कराना ही है, ज़बरदस्ती आप वो एक तरीके से नहीं कर सकते। राइडर ने एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी वो कौन सा क्रिटिसिज्म था? इंटरप्रिटेटिव, कंपैरेटिव, लेजिस्लेटिव, टेक्सचुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 19 का जो करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म था। देखिए ध्यान रखना, क्लासिकल एज का अगर कोई भी राइटर आए और फिर अब पूछने लगे कौन से टाइप का क्रिटिसिज्म लिखा है, वो लेजिस्लेटिव ही था, जिसे कि जुडिशियल क्रिटिसिज्म भी कहा। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसने कहा था ड्राइडन को? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा था डॉक्टर जॉनसन ने। पोएट्री वाज रिटन इन पोएटिक डिक्शन, पोएट्री वाज जनरली रिटन इन पोएटिक डिक्शन का मतलब था न्यू क्लासिकल पोएट्स जो थे उसके लिए यूज़ किया है न्यू क्लासिकल, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी which is product of the English theatre is one of the most monstrous invention that ever entered into poets thoughts। किसने कहा था monstrous invention ट्रेजिक कॉमेडी को?
22 का जो करेक्ट आंसर है देख लेते हैं यहाँ पर। 22 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है। 22 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। जोसेफ एडिसन ने ये बात कही थी। बी होमर वर्क योर स्टडी एंड डिलाइट, रीड दैम बाय डे, मीडिएट बाय नाइट। ये किसने कहा था होमर के वर्क के बारे में? तुम पढ़ो, डिलाइट करो, और दिन में भी पढ़ें और मेडिएट करें रात को आप होमर के वर्क को पढ़ते हुए। तो ये अलेक्जेंडर पोप ने ये बात कही थी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर शेक्सपियर्स कॉमेडी टू हिज ट्रेजेडी। शेक्सपियर की कॉमेडी को ज़्यादा पसंद करता था कौन क्रिटिक, रादर देन ट्रेजेडी को? उसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जॉनसन। प्रोफेस टू लिरिकल बैलेड, बिलीव टू द प्रिएमेबल टू रोमांटिक क्रिटिसिज्म। और ये कब आया था लिरिकल बैलेड? इसका जो करेक्ट आंसर है प्रेफर्स यहाँ पर यूज़ किया हुआ। सिर्फ अगर लिरिकल बैलेड होता तो 1798 हो जाता, लेकिन प्रेफर्स कहा था, प्रेफर्स ऐड हो गया था 1800 में। द एंड ऑफ राइटिंग इज़ टू इंस्ट्रक्ट, एंड ऑफ द पोएट्री इज़ टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग। तो राइटिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, लेकिन पोएट्री का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करते हुए, इंस्ट्रक्ट करता खुशी के साथ इंस्ट्रक्ट करना। ये लाइन्स कौन कहता है? ये लाइन्स है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा बोली गई। रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन 3 क्लासिकल यूनिटी, डॉक्टर जॉनसन्स व्यू क्या था क्लासिकल यूनिटी के बारे में? उनका जो व्यूज था कि ड्रामेटिक यूनिटी ऑफ एक्शन जो है वो ऑब्जर्व करनी चाहिए ज़रूर ही। पोइट्री इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मैट आर्नल्ड ने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, देयर नो कैन बी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। आई राइट इन मीटर because I am about to use a language different from that of prose। 30 का करेक्ट आंसर है बी, कॉलरिज ने ये बात कही थी। Which of the following critic has most elaborately discussed the concept of imagination। अब कौन सा जो क्रिटिक है वो मोस्टली एलेबरेट करता है, डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, वो भी हमें कॉलरिज के द्वारा ही बताई गई है। बहुत ही अच्छी इनके बायोग्राफी लिटरेचर था वर्क, उसमें इन्होंने ये बात कही थी। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच ए क्रिटिसिज्म बाय लॉ, पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये लाइन्स किसकी हैं? ये है मैथ्यू आर्नल्ड की। पोएट्स आर एक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। और ये लाइन कही थी, ये थी पी.बी. शैले के द्वारा बोली गई। एंड द who has divided literature into 2 broad division, literature of power and literature of knowledge। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, डी क्विंसी ने ये बात इन्होंने डिवाइड किया था। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, बस फिर ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। आर्ट फॉर आर्ट शेक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैटर ने ये बात कही थी। आर्ट फॉर लाइफ शेक ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में थे। एग्जाम में आने लगे कि मैथ्यू आर्नोल्ड के कॉन्ट्रास्ट में कौन राइटर थे, कौन क्रिटिक थे, तो वाल्टर पैटर थे। फॉर आर्ट शेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। आर्ट शेक के लिए मैं नहीं लिखना पसंद भी करूँगा एक सिंगल सेंटेंस, ये कहा था जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने। अ पोएट्री इज मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ये लाइंस बहुत ही अच्छी लाइंस हैं और टी.एस. इलियट की है, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और 3 क्रिटिकल एक्सप्रेशंस जो थे, ऑब्जेक्टिव, कॉलरेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये था टी.एस. इलियट का, ठीक है। हु बिलीव टू बी द पायनर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के कौन पायनर थे? इन सभी राइटर्स में न्यू क्रिटिसिज्म के पायनर थे, ये थे क्रो रैंसम। 4 Years ऑफ पोएट्री लिखा था थॉमस लव पीकॉक ने। बायोग्राफी लिटरेचर जो लिखा हुआ एस.टी. कॉलरिज ने लिखा। एंड शैले का जो डिफेंस ऑफ पोएट्री था, ये रिजॉइंडर था। किसका रिजॉइंडर था? ये था थॉमस लव पीकॉक। इसे ही इन्होंने इसमें इनका आंसर दिया था लव पीकॉक का। क्रिटिक सेज दैट द पोएट पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म ऑल स्टोलन। ऑल स्टोलन किसने कहा था? ये कहा था 44 का जो करेक्ट आंसर है वो है मॉन्टेग ने कही थी ये बात। लाइफ ऑफ विच पोएट डॉक्टर जॉनसन अप्लाई मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे स्कूल ऑफ पोएट्री किसकी लाइफ के बारे में कहते हैं, जिसमें इन्वेंट करते हैं लाइफ ऑफ काउली में। ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, ये किसने कही है इनके बारे में? ड्राइडन के बारे में ये बात कही हुई है डॉक्टर जॉनसन ने।
फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ 7 टाइप एम्बिगिटी, ये वर्क है, एम्पिसन ने लिखा है। ये वर्क काफ़ी अच्छा है, टाइटल याद रखना जरूरी है। न्यू बियरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, न्यू बियरिंग इंग्लिश पोइट्री लिखा हुआ है F.R. ल्यूइस ने। एंड सेक्रेड वुड लिखा T.S. इलियट ने। ऑन शेक्सपियर के हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था T.S. इलियट ने। चलिए ठीक है, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया, और जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर फॉलो कर लेना, वहाँ पर इसका आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद सोभित अग्रवाल क्लासेस।